न बांस की गुलामी और न चास की गुलामी। आज कोई राजद में चला जाए, कल कोई लोजपा में रहे, परसों बीजेपी में चला जाए, परसों निर्दलिया बन जाए, चौथे दिन कांग्रेस में चला जाए, कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहने में कोई हिचक नहीं हो। जिस चिराग ने नीतीश कुमार के चेहरे पर जबरदस्त रूप से बिल्ली की तरह पंजा मारा था, आज भी खरोंच है नीतीश कुमार के चेहरे पर, जो आप देखते होंगे। आज हमारे मेहमान है, मटिहानी में 3 बार विधायक रहे, पत्रकार रहे हैं, बिप्लवी पुस्तकालय को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज का दरोगा और ये मंच है नेता के विचार। मटिहानी विधानसभा से 15 साल विधायक रहे हैं, 1990 से लेके 2005 तक। सर क्या नाम हुआ? राजेंद्र राजन। कहाँ घर हो सर? गोदरगांव मटिहानी में ही। सर पढ़ाई क्या किए थे आप? पढ़ाई गांव के स्कूल से मिडिल स्कूल पास किया, बेगूसराय से बीपी स्कूल से हायर सेकेंडरी किया, कॉलेज में स्नातक तक की पढ़ाई की, राजनीति में चले गए। स्नातक कब किए सर? 1970 में। 1970 में। आप सर पत्रकारिता भी करते थे? जी हाँ, एक जनशक्ति दैनिक निकलता था, उससे पत्रकारिता शुरू की और दैनिक जनशक्ति से साप्ताहिक जनशक्ति बना, तो उसके संपादक भी हुए। तो शादी कब किए थे सर? 1970 में शादी हुई थी। तो अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज था? देखिए, हमारे समय में लव मैरिज महानगरों में जो रहते होंगे उनकी होती होगी। लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी से मिले, शादी तय हुई। कहाँ किए सर शादी? वो भी हटे गवा बेगूसराय। सर से थोड़ा मटिहानी विधानसभा के बारे में जानेंगे। सर एक कहावत है, आपकी उम्मीद और मोहब्बत में आ गए सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अभी विधानसभा में देखेंगे तो राजकुमार जी का और दोनों सिंह जी का, दोनों लोग जो हैं अपने पार्टी चेंज कर चुके हैं। इसके बारे में उनका निर्णय है, और स्वयं जब वो मौजूद हो और अखाड़े में उतरे हुए हो, तो ये सवाल उनसे ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझसे मेरे बारे में पूछिए, उनसे उनके बारे में पूछिए। पूरे बिहार में सर देखेंगे तो पूरे बिहार में लोजपा एक ही सीट जीती, वो मटिहानी की सीट जीती थी, और मटिहानी से इस दफा जो है इंदिरा देवी ताल ठोक रही है। देखिए, आप सब जानते हैं कि राजद में पैसा दो टिकट लो, लालू प्रसाद को कितना पैसा कौन देकर उपकृत कर सकता है, वो राज्यसभा से विधान परिषद और विधानसभा में टिकट हासिल कर सकता है। पूंजीवादी पार्टी है, हमारे साथ उसका मोर्चा सांप्रदायिकता के विरोध में लालू प्रसाद है, इसीलिए हम उनके साथ मोर्चा बनाते हैं। ठीक रामविलास पासवान उसी किस्म के थे, पैसा लेते थे, टिकट देते थे। अगर एक ने पैसा नहीं दिया और दूसरे ने पैसा पहुंचा दिया तो चिराग बिक गए। चिराग की लौ दूसरे के पैसे से जलती है, उसकी लौ अपनी नहीं है। और इसीलिए ऐसी पार्टियों में कौन किसको टिकट देगा, ये तय करेगा समय, और तय करेगी उसकी थैली और उसकी ताकत। और इसीलिए लोजपा से जो विद्वान राजकुमार बने, तो लोजपा ने उन पर कृपा नहीं की। लोजपा को इंदिरा देवी से ज्यादा सुटेबल लगा कि हर दृष्टिकोण से हम ले भी सकते हैं, और इसका प्रभाव है इसके खानदान का, जिसके आधार पर ये ज्यादा सशक्त होगा, तो उसको दे दिया। और इस बार क्या होगा जाने। क्या लग रहा है सर, यहाँ मटिहानी विधानसभा से लेफ्ट लड़ेगी या फिर आरजेडी से भी, या सार्जन सिंह जी यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं? कम्युनिस्ट आंदोलन का क्षेत्र रहा है, 5 बार यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जीते। पार्लियामेंट का चुनाव जब हुआ तो एक बार पार्लियामेंट का सीट भी हमने रविंद्र कुमार को कैंडिडेट बना के जीत हासिल की। शत्रुघ्न सिंह जब पार्लियामेंट के कैंडिडेट बनाए गए तो हमने जीत हासिल की। और कन्हैया जब उम्मीदवार बना, या अवधेश राय जब उम्मीदवार बने, तो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक मत उनके पक्ष में गया। और इसीलिए अगर आज सीपीआई चुनाव लड़ने का दावा कर रही है
और सीपीआई को ये सीट नहीं दिया जाता है, तो ये गठबंधन की राजनीति में एक कमजोरी होगी। इसलिए कि जीत हम सकते हैं, सीपीआई जीतेगी। कैंडिडेट कौन होगा? ढेरों कैंडिडेट है। कोई ये कहता है कि राजेंद्र राजन नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कैंडिडेट नहीं बनेगा, तो दूसरा कौन बनेगा? अगर सीपीआई की उम्मीदवारी को काट के अपनी उम्मीदवारी दी और एक बूढ़े आदमी को उम्मीदवार बनाया जो बीमार भी रहते हैं, हम तो 70 पार के किसी को उम्मीदवार देखते हैं तो इच्छा होती है कि हम उसकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करें, वोट नहीं डालें। की झुकी हुई है, दांत टूटा हुआ है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कल मरेंगे कि आज मरेंगे कोई ठिकाना नहीं है, वही उम्मीदवार बन के चले आते हैं, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या केवल एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीति में लोग आए हैं? सर, मटिहानी विधानसभा जो है 1990 से अगर देखेंगे, चूंकि शर्मा जी थे विधायक 1980 से लेके 90 तक, उसके बाद आप रहे हैं 1990 से लेके 2005 तक। उसके बाद जो देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हारती आ रही है। इसका कारण क्या है सर? राजेंद्र राजन जी वो फैक्टर थे जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लेफ्ट 15 साल जो है झंडा गाड़ के रखी। देखिए 1990 से ही लाल झंडा नहीं लहरा यहाँ। 1990 से 2005 तक जब मैं विधायक था उस वक्त लाल झंडा फहर रहा था। 10 साल के बाद वापसी आई थी, इसलिए कि उसके पहले सीताराम मिश्र जब मटिहानी विधानसभा क्षेत्र बनाए तो प्रतिनिधि चुने गए, काफी जद्दोजहद के बाद, तीखे संघर्ष के बाद, और जब उनकी हत्या कर दी गई बिहट में, तो इसके बाद देवकी नंदन सिंह बने। 1990 में पार्टी ने मुझे खड़ा किया और पार्टी के भीतर इतना जुझारूपन, संगठन की शक्ति, कुर्बानी की मादा, शहीदों की एक परंपरा और एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी जनता के साथ लगाव, ये एक शक्ति थी और उस शक्ति के आधार पर जीते। 5 के बाद आप देख रहे हैं कि सीपीआई कमजोर पड़ी, नहीं जीती। बेगूसराय जिले में राजनीति का स्वरूप 2000 के बाद बदलना शुरू हुआ। वर्ष 2000 के बाद यह माफिया पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। सबसे पहले जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में एक माफिया रतन सिंह का पदार्पण हुआ, पैसे का बोलबाला हुआ, बाहुबलियों का, धनबलियों का राजनीति में प्रवेश जिला परिषद के चुनाव में हुआ और अकेला एक आदमी जीता और 18 वोट ले आया। पैसे के बल पर जिला परिषद क्षेत्र के जो जीते हुए प्रतिनिधि थे उसको खरीद लिया और कम्युनिस्ट पार्टी के 16 जिला परिषद सदस्य थे तो उसका अध्यक्ष नहीं बना, थैली के बल पर एक माफिया जिला परिषद का अध्यक्ष बन गई। इसके बाद ही आप देखेंगे कि बेगूसराय जिले में विधानसभा चुनाव में भी माफिया का बोलबाला हुआ। सूरज भान पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, बोगो सिंह विधानसभा का मेंबर बन जाता है, जमशेद असरफ जो कहीं पॉलिटिक्स में नहीं थे, पैसे के बल से आते हैं और एमएलए और मंत्री बन जाते हैं। जब जात की राजनीति के आधार पर जनता बंटने लगी, यादव के प्रतीक बन गए लालू प्रसाद, पासवान के प्रतीक हो गए रामविलास पासवान, कुर्मियों के प्रतीक बन गए नीतीश कुमार। तो जो जनाधार था कम्युनिस्ट पार्टी का मेहनत कश के बीच, जिसमें तमाम जातियों के संघर्षशील लोग थे जो लड़ते थे उत्पीड़न से, वो जाति के नाम पर भटकने लगे और बाहुबलियों के द्वारा पैसे की भी खेल शुरू हो गई थी तो बिकने भी लगे, तो कमजोर पड़ी वो ताकत। सर, एक सवाल ये है कि क्या लेफ्ट पार्टी आज के दौर में मीडिया मैनेजमेंट में पीछे है? देखिए कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष को ही अपनी ताकत समझती है। अंबानी, अडानी
टाटा, इस तरह के जो घराने हैं जिनका मीडिया तंत्र पर 90% कब्जा है और वो अपने इंटरेस्ट के लिए और सरकार के हित साधन के लिए अपने मीडिया तंत्र को तैयार करते हैं और वहां के पत्रकार गुलाम। अगर वो आजादी से चीजों को ईमानदारी से अगर दिखाने लगे, लिखने लगे, तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए आज ईमानदार पत्रकारिता मीडिया घराने के साथ जुड़ के नहीं है और कम्युनिस्ट पार्टी को ताकत नहीं है कि वो अपना मीडिया तंत्र तैयार करे। और इसलिए बम की राजनीति जनता के बीच सीधा सरोकार बना के चलती है और उसकी आवाज जो है संघर्ष की, वही उसके मीडिया तंत्र का विकल्प है। प्रचार कहिए या दुष्प्रचार कहिए, झंडा गाड़ो खेत छोड़ो। देखिए, झंडा गाड़ो जमीन छोड़ो, ये भ्रामक नारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने हदबंदी से फाजिल जिनके पास जमीन है या था, उस जमीन का बंटवारा उनमें हो जो जमीन जोतते हैं भूमि। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना नारा जमीन जोतने वालों की, दौलत पैदा करने वालों की। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि ये 7,000 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम पर, कुत्ते के नाम पर, बिल्ली के नाम पर, फर्जी ढेरों लोगों के नाम पर, उस जमीन पर अधिकार उनका होना चाहिए जो उस जमीन को जोतते हैं। इसीलिए बटाईदारी लड़ी गई और बटाईदारों का हक दिलाया गया, जमीन भूमिहीनों के बीच वितरित कराई गई, तो उसमें एक किसान की जमीन नहीं गई। हाँ, झंडा कहाँ गाड़ा? झंडा गाड़े कहाँ गाड़ा? जो सरप्लस जमीन थी, गैर कानूनी तरीके से जिस जमीन के वो मालिक बने हुए थे, और हमने झंडा गाड़ के दिखा दिया कि ये इनकी जमीन नहीं है, ये जमीन जोतने वालों को मिले और कानूनी तरीके से उनको जमीन दी गई, उसका पर्चा दिया गया। ठीक इसी तरह से मटिहानी क्षेत्र में कोई बड़े जमींदार नहीं थे, तो हमने बास गीत का पर्चा दिलवाया, बसे हुए हैं। जिस जमीन पर उनका घर है वो रैयत कहलाते हैं, उस जमीन के मालिक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडा गाड़ के, सीओ को बुलवा के, कैंप करवा के तमाम लोगों को आजाद किया और बास की आजादी दिला दी। कैसे इतना वोट दिया सीपीएम को अपने लिए और उत्साह पैदा करता। यहाँ तो जरा हाथ सीपीआई का है और तब 300 वोट से 400 वोट से हारने का कोई सवाल नहीं। जैसे हम फील्ड में भी घूमते हैं तो क्षेत्रीय लोगों का एक सवाल ये रहता है कि प्रचार उचार नहीं करता है लेफ्ट पार्टी, पैसा उसा नहीं खर्चा करता है, जरा सा भी मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। नहीं, हम भी चुनाव लड़े, एक पैसा हमारे घर का खर्च नहीं हुआ। नॉमिनेशन भी कभी किसी गांव ने दिया, कभी किसी गांव ने दिया। नॉमिनेशन का पैसा भी हम अपने घर से नहीं लगाए, तो साइकिल और साइकिल से चुनाव लड़े। राजेंद्र जी का साहित्य जीवन को समझना पड़े तो क्या जानेंगे आपसे सर? साहित्य के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं कि लोगों की चेतना उन्नत हो सके, बिना लोगों के दिल दिमाग को बदले और किसी उद्देश्य के लिए संगठन नहीं खड़ा कर सकते हैं, आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं, बदलाव नहीं ला सकते हैं। इसलिए साहित्य बदलाव लाने में सहायक बने और वही काम जो पहले भाषण से करते थे अब कलम से लिख कर करते हैं। और इसलिए साहित्य भी हमारे लिए हमारे जीवन के ध्येय का एक हिस्सा। अभी तक कितने बुक लिखे हैं सर? लगभग 2 दर्जन किताबें मैंने लिखी है, जिसमें 4 उपन्यास है, कहानी संग्रह है, तो एक किताब, नाटक की किताबें 5-6 हैं। विदेश में तो बहुत डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। अभी के सिचुएशन में, अभी के हालात में देखेंगे तो बीजेपी जो है राइट विंगर पॉलिटिक्स करती है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से इनका लगाव बेहतर नहीं है, रिलेशन बेहतर नहीं है। ये लेफ्ट अलायंस जो दुनिया में मजबूत लेफ्ट अलायंस है, जैसे रसिया कह लीजिए, जैसे चाइना कर लीजिए, इनसे नजदीकियां बढ़ रही है ब्रिक्स को लेके या जो भी कहिए आप, तो इस पे आपका क्या सर संदेश है? क्या सर? देखिए, भारत की विदेश नीति मोदी जी के समय में मोदी जी की नीति बन गई।
यहाँ का विदेश मंत्री भूल गया क्या विदेश मंत्री भी है। सुषमा स्वराज भी नहीं याद कर पाती थी कि अब विदेश मंत्री है। विदेश की यात्रा कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का बिल्ला जो लगा हुआ था उसको हटा के विदेश मंत्री का बिल्ला इसके माथे पर लगा देना चाहिए था। और व्यापारिक समझौता अडानी और अंबानी का कहां कितने देशों में फैले, इसके लिए मोदी ने उनके चाकर का काम किया। अभी चीन या रूस ये लेफ्ट पॉलिटिक्स के आधार पर इसको मत देखिए। चीन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बाजार बनाए हुए हैं दुनिया के तमाम मुल्कों में, अमेरिका तक में। तो जब एक ओर से इनको टैरिफ जब बढ़ा दिया तो दूसरी ओर से उसको लाभ हुआ कि हम अपना बाजार बेचे। यूक्रेन के चलते जो प्रतिबंध रूस पर है तो रूस कोई कम्युनिस्ट मुल्क नहीं रह गया, लेकिन अमेरिका के साथ जो टकराव उसका है, और ये टकराव किस चीज का है? बाजार का है कि भारत में किसका बाजार मजबूत रहे, अमेरिका का रहे कि चीन का रहे कि रूस का रहे कि जापान का रहे कि फ्रांस का रहे। इसीलिए वो चीन दौड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति राइट और लेफ्ट की नहीं है। ये अडानी अंबानी के झूला पर झूल रहे हैं। यही है मोदी जी की विदेश नीति। राजन जी का आंख जिंदा रहे, दिल जिंदा रहे। ऑर्गन डोनेशन को लेके क्या कहना है सर? तो दौड़ नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं, तो लिख रहे हैं। और अब उस लायक भी जब नहीं रहेंगे तो शरीर को अपने मेडिकल कॉलेज को देने की घोषणा कर दी। और ये घोषणा मैंने अकेले नहीं की, मेरी पत्नी भी हमारे साथ रही, जो हमारे संघर्ष की साथी रही। आजीवन हम दोनों दुख सुख सहते हुए 56 साल से एक साथ रह रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर तय किया कि अगर किसी को आंख की जरूरत है तो आंख लग जाए, किसी को किडनी की, लिवर की, जिस चीज की जरूरत जिसको हो, जो काम के लायक शरीर में हमारा अवयव है वो दूसरों के काम आए। और अंत में विद्यार्थी इस शरीर से चीर फाड़ करके सीखे ताकि दूसरों को जिंदगी मिल सके। इसीलिए ये जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा जन्म नहीं होता है। और इसीलिए इस जिंदगी का हर क्षण सार्थक हो और मरने के बाद भी इस शरीर का लाभ दूसरों को मिले। जीवन जो है लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है। एक अंतिम उद्देश्य बच्चों को, युवाओं को क्या देना चाहेंगे? देखिए, विप्लवी पुस्तकालय इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जागीर है, चेतना का केंद्र है। और यहाँ बच्चे दर्जनों गांव के प्रतिदिन आते हैं और इल्म का दिया जलाते हैं। हम बच्चों को कहेंगे किताबों से जुड़ो, आदमी बने रहोगे। किताबों से कटोगे, जानवर बन जाओगे। जानवर और आदमी में अंतर केवल मस्तिष्क से है।